कि आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं बदलते मौसम में महिलाओं में होने वाली सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं। और इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पांजलि राय को। डॉक्टर पुष्पांजलि, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बदलते मौसम में अगर हम देखें तो गर्मी से जाड़े में जाएं या जाड़े से गर्मी में जाएं या गर्मी से बरसात के मौसम में हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे कई तरह की समस्याएं जो हैं वो अलग अलग तरह की स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। इसमें अगर बच्चे, बूढ़े और नवयुवक कुछ भी हो, सबको ये बदलते मौसम जो है वो प्रभावित करते हैं। और ऐसे में सर्दी, खांसी, बुखार तो होती ही हैं, इसके अलावा कई और भी तरह की समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम इन समस्याओं के साथ साथ चर्चा करेंगे कि महिलाओं में खासकर बदलते मौसम में या सामान्य रूप से कौन कौन से स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं, उनके लक्षण क्या है, उनकी पहचान कैसे की जाए और उनका इलाज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले चर्चा को शुरू करते हुए हम जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे बदलते हुआ मौसम अभी हम देखें तो हम सर्दियों में प्रवेश करने वाले हैं या कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मुख्यतः अभी हम जो बात करेंगे वो सर्दियों से रिलेटेड जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जो कि महिलाओं में भी और अन्य लोगों में भी अक्सर अभी हमें परेशान करने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो कॉमन कोल्ड होता है, यानी कि जो सर्दी ज़ुकाम जिसे बोलते हैं, वो बेसिकली वायरल इन्फेक्शन ही है। इसमें राइनो वायरस खास करके इस इन्फेक्शन को हमें प्रभावित करता है। और दूसरा जो होता है वो फ्लू, जो कि खुद अब वापस से एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस उसको बोलते हैं, जिससे कि ये समस्या हमें देखने को मिलती है, जिसमें आपको बदन दर्द हुआ, सर दर्द होता है, फीवर, बुखार आता है, गले में खराश और कुछ करने का मन नहीं करना। तो ये सारी समस्याएं जो है वो बहुत ही कॉमन है। जैसे जैसे अभी आप देखिए लगभग हम में से हर एक व्यक्ति जो है वो ये कॉमन कोल्ड हुआ, ये फ्लू हुआ, इनसे प्रभावित एक न एक बार होता ही होता है। जी हाँ। तो आप पूछेंगे फिर कि इससे कैसे बचें। तो जाहिर सी बात है कि सर्दियों का मौसम है तो आप अपने इम्यूनिटी को अच्छा बनाएं। जो भी मौसम वाले फल हैं, और मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है बहुत बार सर्दियों के मौसम में, तो उनका सेवन करें। और चूँकि ये वायरल इन्फेक्शंस हम बता रहे हैं, कॉमन कोल्ड और ये फ्लू वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो साफ़ सफाई का ख्याल रखना। बाहर से कहीं अब यदि हम लोग आते हैं तो एक बार अपने हाथों को अच्छे से पानी से साफ़ करके ही कुछ अपने चेहरे को या खाने की चीज़ों को हम यदि छूते हैं तो काफ़ी हद तक हम इससे बचाव कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जिस भी व्यक्ति को ये समस्या है, आप कोशिश करें कि उनके पास ना जाएं। यदि जाते भी हैं तो थोड़ी दूरी बना करके रखें। और यदि खुद हम इस बीमारी से, जो वायरल फीवर हुआ, जो फ्लू है, यदि प्रभावित हैं, तो कोशिश करें कि जब भी हम खांसें या छींकें तो नाक पे और मुंह पे रुमाल का इस्तेमाल करें। वैसे तो अभी हमें सबको अनुभव हो ही गया है, हम सब कोरोना से होकर के गुजरे हैं, तो हमें सभी चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। जी जी। सर्दी के जैसे ही मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी तो है, आम तौर पे सबको ही देखने को मिलता है। और उसमें अस्थमा भी बहुत सारी महिलाओं में देखने को मिलता है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, सर्दियों में अस्थमा का अटैक हुआ या भी जो भी चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शंस हुआ, चेस्ट की बीमारियां, चेस्ट डिजीज़ होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। इसका मुख्य रीज़न जो ये है कि सर्दी, जो ठंडी जो हवा होती है, कोल्ड एयर, वो खुद को, वो एयरवे, जो हमारा जो एयरवे होता है, वो उसको इरिटेट भी करता है लंग्स में जाके, ठंडी हवा, और उसको पतला कर देता है, नैरो कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जो एस्थमेटिक अटैक्स होती हैं, ये ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर ये ज़्यादा वर्सन हो जाती हैं और अपना उग्र रूप भी कभी कभी ले सकती हैं। दूसरा जो चेस्ट इन्फेक्शंस, निमोनिया होता है या ब्रोंकाइटिस होता है अक्सर, चूँकि हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में एक तो आपका ये है कि आप ठंड है, चलो वो है, ये ठंडी जो हवा है, हवा में आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी है वो भी कम हो जाता है।
तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आता है। पॉल्यूशन बढ़ जाता है, स्मॉग जो धुआं है और जो धुंध वगैरह होती है, तो डस्ट पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, पाया जाता है। तो अस्थमा जो है वो खुद इट्सेल्फ एक एलर्जिक कंडीशन है हमारे बॉडी के लिए, इसलिए ये सारे फैक्टर्स जो है वो इसको एग्रीवेट करते हैं, यानी कि और बढ़ा देते हैं सर्दियों के मौसम में खास करके। तो हमें इनसे बचने का अपना खास करके ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यह है कि बाहर कोशिश करें कि जितना कम हो सके, जिनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, ठंड हवा से बचें, और यदि बाहर जाने की बहुत ज़रूरत भी है तो गर्म कपड़े में जाएं और ख़ास करके अपने नाक को और मुंह को कवर कर लें, ताकि जो डायरेक्ट ठंडी हवा आपके फेफड़ों में और एयरवे आपके एयर पैसेज में ना जाए। और बाहर जाते हैं तो आप इन्हेलर यदि यूज़ करते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करें, उसको अपने पास रखें। और बहुत बार ऐसा होता है कि सर्द है, ठंड है, तो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नहीं, इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है हम सब के लिए। जी। कल तक की बात थी कि महिलाओं में हृदय रोग कम होता है, लेकिन आज अगर हम अनुपात देखें तो महिलाओं में भी हृदय रोग की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है और ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। तो ऐसी महिलाओं की देखरेख कैसी होनी चाहिए? जी बिल्कुल सही। खास करके वो महिलाएं जो मेनोपॉज के करीब पहुंच रही हैं, 45, आफ्टर 45, 50, तो जो भी कार्डियो, सिर्फ हार्ट नहीं, पूरा जो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ेज़ होती हैं, जो नसों से और कार्डियक हार्ट से रिलेटेड, वो सब का वो अनुपात बढ़ जाता है खास करके सर्दियों के मौसम में। हम बात करते हैं यदि स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक का, और फिर या फिर जो ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, जो इंट्रा सेरिब्रल ब्लीड हेमरेज होता है, हार्ट अटैक्स का, हार्ट फेलियर का, आप अक्सर देखते हैं कि इनकी वजह से जो डेथ्स है, मॉर्बिडिटी भी और ख़ास करके मोर्टालिटी यानी कि डेथ्स भी सर्दियों में ज़्यादा होता है गर्मियों की या दूसरे मौसम की तुलना में। हाँ, तो इस मौसम में खास करके आपको अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना है। सर्दियों में देखिए क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है कंट्रोल में, अगर आपको मान लीजिए है तो बहुत बार अनकंट्रोल्ड हो जाता है या हाई हो जाता है। तो बात यह है कि सर्दियों में जब टेम्परेचर ठंडा होता है तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है, और इन्हीं कारणों से या तो अंदर की नसें फट जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक्स बोलते हैं, कि कोई भी नली जो कि ब्लड वेसल जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, यदि उसमें किसी भी थोड़े भी समय के लिए ब्लॉकेज हो गया, सिकुड़ गई, वो बंद हो गया, तो आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज़्यादा सर्दियों के मौसम में हो जाता है। तो फिर वही बात है कि अगर आपको सर्दियों में बाहर निकलना है, खास करके जो लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं, यदि जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा, आप सुबह बहुत लोग देखते हैं कि सुबह 5 बजे उठ के चले गए, 5:30 नहीं, थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, 5:30, 6 बजने दें, या उसके बाद थोड़ा जब हल्का सनलाइट आ जाता है तो आप वॉक पे जाएं जब आप घूमने जाते हैं, और जब जाते हैं तो अपने आप को अच्छे से कवर करके जाएं, ग्लव्स हुआ, आप गले में टोपी वगैरह लगा के जाएं, और जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं आप उसका बिल्कुल समय से सेवन करें, और ब्लड प्रेशर का आप चेकअप अपना करवाते रहें। जो भी आपको समस्या है खास करके सर्दियों के मौसम में, आपको अपने डॉक्टर से उसका आप ज़रूर से एक बार जा कर के चेकअप कराते रहें, ताकि वो आपको और नुकसान आगे दिक्कत ना करें। खास बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉगिंग करते हैं, या फिर जो थोड़े डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं सर्दियों में, तो बाहर ना करें, आप उसको लिमिट कर लें, थोड़ा कम करें, या हो सके तो घर के अंदर करें, क्योंकि एकदम से ठंड में आप उनसे थोड़ा बचें। जी हाँ, क्योंकि रक्त का जो है वो थक्का जमने की संभावना जो है वो ज़्यादा सिकुड़ जा रहा है ना, वेसल्स से जो कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है, तो आपका ऑलरेडी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है। तो यदि और आप उसको चैलेंज देते हैं तो इसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक्स, आप देखते हैं अक्सर हार्ट अटैक्स घूमने गए सुबह अक्सर ज़्यादा, या ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ। और ऐसी ही जुड़ी एक और बीमारी है, मधुमेह की बीमारी। अगर उसके बारे में भी चर्चा ना करें तो वो हमारा जो आज का चर्चा है वो अधूरा रह जाएगा। मधुमेह यानी डायबिटीज़, वो डायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं बोल सकते हैं कि एकदम से सर्दियों में बढ़ जाता है, पर ठीक है, फिर वही बात आ जाती है कि अक्सर जो डायबिटिक्स होते हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और आप सर्दियों में यदि आप पहले एक वॉकिंग के लिए जाते थे, आप एक्सरसाइज कम कर देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा लिमिट कर लेते हैं, खाना अनकंट्रोल्ड हो जाता है, घर में रहते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं,
तो आप अपने ब्लड शुगर का बिल्कुल ही आपको मॉनिटर करना है और ध्यान रखना है इसका भी। इंसुलिन यदि आप लेते हैं तो आप अपने डोज को कंट्रोल करके ही लेना और खाने को बिल्कुल कंट्रोल करना है, क्योंकि सर्दियों में समस्या हो सकता है कि ये बढ़ जाए थोड़ा। जी जी। गर्भवती महिलाओं की देखरेख बदलते मौसम में या जाड़े के मौसम में अगर हम बात करें तो गर्भवती महिलाओं की देखरेख में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यदि आप प्रेग्नेंट हैं यानी कि गर्भवती हैं, तो आप अपने आप को सामान्य से थोड़ा डिफरेंट ट्रीट करें। सामान्य भी ट्रीट करें, पर उसके अलावा डिफरेंट आप इसलिए ट्रीट करें बाकी लोग से, क्योंकि यदि अगला कोई बीमार पड़ता है तो हम दवाइयाँ दे सकते हैं, बट यदि जो गर्भवती महिला होती हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आपको नहीं दिया जा सकता या फिर रिस्क रहा है देने में। तो कोशिश करें कि ठंड से जितना हो सके आप अपना बचाव करें, जैसा मैंने बताया, गर्म कपड़े पहने। और यदि कोई भी समस्या है, जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, तो उसका प्रॉपर ख्याल रखें। और अपनी जो भी आपके डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आयरन हुआ, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स होता है, प्रोटीन पाउडर वो होता है, उसको आप बिल्कुल टाइमली लें। सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, जो भी आम समस्याएं हैं, उनसे भी अपना बचाव करें और बस अपना ख्याल रखें। जी हाँ, और इस बात का इसलिए विशेष रूप से ख्याल रखें क्योंकि वो अकेली नहीं है, उनके अंदर एक जीव पल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको डबल प्रोटेक्शन के साथ सर्दियों में रहना है, ठंड से बचना है, बिल्कुल। जी जी जी। अगर बढ़ती उम्र की महिलाओं की बात करें तो उनमें कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं? अक्सर जो देखते हैं कि आप, जैसा कि हार्ट वाली बीमारियां, जो कार्डियक डिजीज़ हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो जो आर्थराइटिस होता है, जो गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये सर्दी के मौसम में खास करके बढ़ जाती हैं ये सारी समस्याएं। तो क्या करना है कि बचाव में आप कैल्शियम जो आप लेते हैं वो कैल्शियम लें। घुटनों को, पैरों को सर्दी से बचाएं। नी कैप का यूज़ करें। अक्सर सीढ़ियाँ अगर आप ज़्यादा चढ़ते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें सीढ़ियों, या धीरे धीरे एक एक करके चढ़ें। ज़्यादा ऊंची नीची जगह पे चलते हैं तो झटका ना लगे पैरों में। और चूँकि आप धूप में नहीं निकलते हैं या धूप का सेवन कम लेते हैं, तो विटामिन डी भी आपके शरीर में कम हो जाता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी का भी प्रचुर मात्रा में आप डॉक्टर से मिलें। जो विटामिन डी के टैबलेट्स आजकल जो आते हैं, हफ्ते में 1 दिन आप लेते हैं, उनको लें। और नेचुरली भी आप कोशिश करें कि वो खाद्य पदार्थ, वो फल जिनमें ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम वगैरह है, और आप उसका सेवन करें। जी जी। एक एक करके हम सारी समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो पुरुषों में और महिलाओं में समान रूप से मिलती हैं। और बदलते मौसम की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं दोनों में एक समान ही मिलती हैं। लेकिन अगर सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो एक जो समस्या जो देखने को मिलती है वो है सफ़ेद स्राव की। अगर उसके बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बता दे तो निश्चित तौर पे उनको ये लाभ ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, फिर वही बात है कि जो वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि जो सफ़ेद स्राव है, उसका सर्दियों से तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है, यदि आप डायबिटिक हैं तो इन्फेक्शंस के चांसेस ठंड में, वैसे आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो बढ़ जाएगा। तो वजाइनल इन्फेक्शंस, खास करके कैंडिडियासिस बोलते हैं, कैंडिडा इन्फेक्शंस, कैंडिडा एक फंगल इन्फेक्शन है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसा कि हम हमेशा अपने मरीज़ों को बताते हैं कि जो आप अंडरगारमेंट्स पहनते हैं वो आप प्रॉपर लूज़ फिटेड होने चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंथेटिक या बहुत ज़्यादा चिपके हुए नहीं होने चाहिए। और नहाते वक्त आप प्रॉपर अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई करें। अगर हो सकता है तो बहुत सारे जो आजकल जो वॉश वजाइनल क्लिनजर हाइजीन के लिए जो आते हैं, उसका इस्तेमाल करें। लूज़ फिटिंग्स कपड़े पहने और साफ़ सुथरा अपने आप को रखें। और यदि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या कुछ खुजली हो रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है और इन्फेक्शंस है, तो आप उसको ट्रीट करें। और अपने पार्टनर का भी ट्रीटमेंट, आपके मेल पार्टनर का भी ट्रीटमेंट साथ के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में परेशानी बढ़ सकती है। तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। जी। एक जो समस्या हमारे यहाँ की महिलाओं में मिलती है, उसका किसी मौसम से तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उस समस्या की चर्चा किए बगैर हमारी जो भी चर्चा है वो अधूरी रह जाएगी। वो है एनीमिया। अगर एनीमिया की हम चर्चा ना करें
तो हमारा मतलब महिलाओं से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य चर्चा जो है वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। अगर कोई महिला इसकी कमी से ग्रसित है तो उसमें कौन कौन से लक्षण नज़र आएंगे? देखिए, हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के समय में भी हम पढ़ लिख गए हैं, फिर भी जो ऑलमोस्ट 80% हमारे यहाँ जो फीमेल पॉपुलेशन है वो एनीमिक है। चाहे वो आप वेल टू डू एफ्लुएंट क्लास की बात करें या फिर आप लोअर जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है उसकी बात करें, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये क्या महामारी है एक तरीके से देखा जाए, समस्या नहीं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि थकान ज़्यादा हो रहा है या फिर जो कहते हैं दांत किटकिटाना, चलने में सांस का फूलना, भूख नहीं लगना, या फिर मिट्टी, जो बहुत औरतें मिट्टी खाती हैं या बाकी और सारी चीज़ें जो होती हैं, कच्चा चावल यदि आप ज़्यादा खा रहे, थकान जल्दी आ जा रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि कहीं आप में खून की कमी तो नहीं हो गई है। बहुत बार जो होते हैं वो आप लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। आपके स्टूल में यदि जो थ्रेड वर्म्स, हुक वर्म्स, वो जो कीड़ा जो बोलते हैं कृमि, वो भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आपको एनीमिया है। तो जाहिर सी बात है आप में खून की कमी वो करा ही देगा। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है और देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप एनीमिक तो नहीं हो रहे हैं जी। तो उसके बचाव के तरीके, उसके बचाव का ये तरीका है, तो सबसे पहला ये है कि आप यदि एनीमिक है तो छोटा सा एक जांच है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाइए। और यदि आप में कमी है तो आपके डॉक्टर आपको जो दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, आयरन की गोली होती है, वो आयरन की गोली को आपको नियम से लेना है और छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। खास करके सभी महिलाएं, खास करके गर्भवती, वो अक्सर छोड़ देती हैं कि नहीं ठीक है बच्चा मोटा हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चा इससे मोटा नहीं होगा, आप इससे स्वस्थ रहेंगी। और खाने पीने में आप लोहे के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग खाना बनाने में हरी पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन करें, जो स्प्राउट्स, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, नींबू वगैरह विटामिन सी साथ के साथ लें ताकि जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से बॉडी में हो सके। और अपने गुड़ खा सकते हैं, जो सिंपल खाना है, गुड़ हुआ, खजूर हुआ, केला हम खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी सर्दियों के मौसम में आपको साग, वो पालक हुआ, मेथी, कुछ भी, तो इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, पालक में खास करके आप इन चीज़ों का सेवन करें और ख़ुद को स्वस्थ रखें और अनीमिया से बचें। जी जी। हम बात महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की भी कर रहे थे। तो गर्भवती महिलाओं में देखा जाता है कि खुजली की समस्या भी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही होने लगता है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आप अक्सर देखते हैं कि वो जो खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र से या जो महिलाएं जो नेग्लेक्टेड हैं, अपना रख रखाव अच्छे से नहीं कर सकती हैं, तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है, आप नहा नहीं रहे, आप अपने चादर को, आप अपने बेडशीट को या रजाई जिसको आप ओढ़ते हैं उसकी सफाई नहीं कर पाते। तो इस वजह से जो इन्फेक्शंस हैं वो आपको खुजली, उसकी प्रॉब्लम। दूसरा ये चीज़ है, यदि गर्भवती महिला में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि यदि 8 महीने के बाद या 7.5, 8 या 9 महीने के बाद, तो एक वो गर्भ से रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशन होता है ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसको हम कोलेस्टेसिस ऑफ जॉन्डिस प्रेगनेंसी कहते हैं। यदि कि उस समय क्या होता है कि जो बाइल है, जो पित्त है, वो निकल नहीं पाता है और उसका जमाव होता है, जिसकी वजह से पीलिया हो जाता है और वो भी अपने आप में आपको खुजली कराएगा। तो आप अपने उसका भी आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रेग्नेंट है और आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और एक लिवर फंक्शन टेस्ट, जिससे आप बिलिरुबिन की जाँच करके इसका पता लगा सकते हैं कि सब अंदर में ठीक है या नहीं है। और यदि खुजली है तो फिर आपको उसका ट्रीटमेंट, जो दवाइयाँ आती हैं वो लेकर के लगाना होता है और कपड़ों को आपको गर्म पानी में उबालना होता है। तो आप बच सकते हैं इन चीज़ों से। थोड़ा सा अपना रख रखाव, थोड़ा सा सफाई बहुत ज़रूरी है, हमेशा ज़रूरी है और सर्दियों में खास करके ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादा ठंड पड़ती है तो महिलाएं आज नहीं नहाया जाए, स्केबीज बोलते हैं इस इन्फेक्शन को, स्केबीज जिसको बोलते हैं। आप देखेंगे कि उंगलियों के पोरों में खास करके या हथेलियों में, और रात के समय, और आप देखेंगे परिवार के बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। तो आप दवाई लगा सकते हैं और बहुत ही सिंपल 1-2 दिन का कोर्स करके अपने कपड़ों को उबाल लें, अच्छे से सभी चादर, तकिया, जितना बेडशीट साफ़ कर लें और
आप बच सकते हैं इससे। जी हाँ, और स्केबीज़ में देखा जाता है कि एक से अगर संक्रमित है तो उनके संपर्क में आने से घर के दूसरे सदस्य भी जो हैं वो भी धीरे-धीरे हाँ, संक्रमित होने लगते हाँ, हैं। तो सभी लोग अच्छा है कि संक्रमित हो जाते हैं। हाँ, साफ सफाई अपनाई जाए तो हम इस संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं। एक और समस्या जिसका मैं आपको बताना चाहूँगी, जो खास करके विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा महिलाओं में बढ़ जाती है, वो है मूड डिप्रेशन। मूड डिप्रेशन जी यानी हाँ। कि हाँ, जिसको कि हम कहते हैं, वो अक्सर क्या होता है कि धूप की कमी से या बहुत बार विटामिन डी की कमी से, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेन से रिलीज़ होते हैं और वो आपके मूड को एलिवेट करते हैं, यानी कि आपका मूड अच्छा रखते हैं, आपके बॉडी में एनर्जी लाते हैं। तो इसी की वजह से आपको डिप्रेशन की समस्या, खास करके आप देखेंगे कि सर्दियों के शुरुआत में ऐसा होता है और वो फिर जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं आप अपने आप को अच्छा महसूस करती हैं। तो इस पे भी ध्यान, यदि किसी महिला को ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, एनर्जी की कमी हो रही है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, आस पड़ोस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपको उसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा खाना खास करके मीठा, तो आपको ध्यान देना होगा। और यदि ऐसी समस्या है तो आप डॉक्टर से मिलते हैं। और बचाव के लिए यही है कि धूप में आप अक्सर थोड़ी देर का धूप ज़रूर लें, विटामिन डी और जो भी होता अपने आप को विटामिन डी का सेवन करें और फिज़िकल एक्टिविटी को बना करके रखें ताकि ज़्यादा वज़न ना बढ़े और आप इस प्रॉब्लम से बच सकें। जी, जी। कई बीमारियों का इलाज एक है सूर्य की रोशनी, और कहा जाता है कि अगर विटामिन डी चाहिए तो सूर्य की रोशनी में बैठिए। अगर सूर्य की रोशनी में बैठ रहे हैं यानी आप खुले हवा में बैठ रहे हैं और खुले वातावरण में जब हम अपने आप को रखते हैं तो अपने आप थोड़ा सा टेंशन जो है वो कम हो जाता है, तनाव की स्थिति जो है उससे हम उबरने लगते हैं। एक और जो समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो है हड्डी की समस्या। अभी आपने चर्चा की थी, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी दीवार से, दरवाजे से भी अगर हमारे हाथ कहीं सटते हैं तो वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, चोट आ जाती है। तो उस बीमारी का इलाज किस प्रकार करें या उसके लक्षण क्या हैं? खास करके मैं उन महिलाओं के बारे में बात करना चाहूँगी कि आप मेनोपॉज के बाद चले जाते हैं, आफ्टर 45, आफ्टर 50 आप देखेंगे कि फ्रैक्चर्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वही बात है, वज़न को कंट्रोल करें, खाने पीने का ध्यान रखें, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा दें शरीर में, चाहे वो आप बाहर से दवाइयों के रूप में सप्लीमेंट करें, और दूध, दही, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, नट्स होते हैं जिसमें कैल्शियम होता है, आप उनका सेवन करें। इवन बहुत बार आप देखते हैं जो आफ्टर 80, आफ्टर 70 आप देखेंगे कि उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स बोलते हैं। चोट नहीं लगा, अब बैठे बैठे ही हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, इतनी फ्रेजाइल, इतना ब्रिटल होता है वो कि वो टूट जाता है। तो फिर इसका भी आपको ध्यान रखना है कि और एक तो ये है कि एज के साथ जब आप चलते हैं कभी अंधेरे में या वैसे भी, तो थोड़ा आपका बैलेंसिंग प्रॉब्लम होने लगता है, आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है महिलाओं को, खास करके जो बढ़ती उम्र की महिलाएं हैं। यदि आप वॉशरूम जा रहे हैं रात के समय खास करके, तो आप धीरे जाएं, चप्पल ऐसा कुछ स्लिपरी ना हो, उस पर पैर ना रखें। अंधेरे में चलती हैं तो बहुत सहेज कर चलें या कोशिश करें कि बच करके चलें। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। और थोड़ा कसरत और थोड़ी एक्सरसाइज और थोड़ा खान पान, इन सबको बैलेंस करके रखें। और वैसे तो हम यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है स्मोकिंग और अल्कोहल। जी हाँ, हमारे यहाँ भी अभी एफ्लुएंट क्लास में, जी बिल्कुल, छोटी बच्चियाँ भी अब इसका परहेज़ नहीं करती हैं, इवन क्लास 9-10 के बाद से। तो अगर इसके आदी हैं तो अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ना करें, इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये सब आपकी हड्डियों को एक समय पे जा कर के कमज़ोर कर देता है। जी हाँ, और इस चीज़ को हम तुरंत तो नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तुरंत तो नहीं मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर हमें एहसास होने लगता है कि हाँ, हमारी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होने लगी हैं। डॉक्टर पुष्पांजलि, आप हमारे बीच में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार।